चलें, अच्छी बात। हाँ जी, कल आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 था। वो दे दीजिएगा मुझे डिवाइस। 7 and 11, क्वेश्चन नंबर 7 and 11। अच्छा जी, बात पूछनी है, पूछें जी, पूछिए बात। एक्सट्रैक्ट की समझ नहीं आई। अच्छा, एक्सट्रैक्ट अभी समझाता हूँ। सवाल पूछा गया कि IFRIC, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, और SIC, स्टेटमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन कमेटी, ये इसके एब्रीविएशन है। ठीक है, SIC, स्टेटमेंट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कमेटी। वो IS पे जो इंटरप्रिटेशंस इशू करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो गया, समझ नहीं आ रहा, एक बंदे की ओपिनियन कुछ है, दूसरे की ओपिनियन कुछ है, तो वो फिर बोर्ड को लिखते हैं। IESB है जो बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसने एक कमेटी बनाई हुई है जिसका नाम है IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो फिर उसको अपनी प्रॉब्लम भेजी जाती है कि फलां पैराग्राफ से ये मुराद थी आपकी, या ये मुराद थी, हम तो ये समझ रहे हैं। वो कमेटी फिर क्या करती है, वो उस पैराग्राफ को इंटरप्रेट कर देती है, बता देती है कि जी इससे ये मुराद थी हमारी। ठीक है, जब एक चीज़ के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पैदा हो जाए, कुछ कहें नहीं इसका ये मतलब है, कुछ कहें इसका ये मतलब है, फिर वो अपने इंस्टीट्यूट को लिखते हैं, इंस्टीट्यूट की टेक्निकल कमेटी होती है, वो उस पर एडवाइस दे दे। अगर वो भी समझे कि ये तो जो है वो कौन सी बात क्लियर है पता नहीं लग रही, तो फिर उनको भेजते हैं, वो फिर उस पर जो है वो इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। राइट जी। अच्छा जी, अब किताबें आपने खरीदनी, उसमें 3 वॉल्यूम है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आपको सिर्फ पार्ट ए चाहिए, ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स में, बाकी नहीं चाहिए। बाकी के जो आप सवाल पूछते हैं ना, जरूरत होती है, वो हम आपको बता देते हैं, वो प्रोफेशनल लेवल पे CFAB में जाके आप बाकी पढ़िएगा। ठीक है, अभी जो आप किताब ले रहे हैं ना, ये आपकी किताब कई साल चलेगी, अनलेस कोई स्टैंडर्ड रिवाइज ना हो जाए, वरना की किताब इफेक्टिव है। तो आप ये बुक अपनी जो है, हाँ, दूसरा सवाल ये कि पेपर में 3 बुक्स लेके जाएं, नहीं सिर्फ पहली किताब, बाकी 2 की जरूरत नहीं ले जाने। की राइट हो गया जी। तो SIC, स्टेटमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन कमेटी, पहले ये नाम होता था, अब है IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो वो पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सही हो गया, पहले SIC था, अब IFRIC है। जैसे पहले IES था, तो फिर हो गया IFRS, तो इस तरह पहले SIC था, अब हो गया IFRIC। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हुए बैंक को क्रेडिट क्यों करते हैं? जी, अभी जवाब देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा सवाल है।
ठीक है, ये सवाल तो कल पूछना चाहिए था, किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने कहा चले नहीं पूछा तो समझ आ गया होगा, आज मैंने पूछ लेना था, तो मेरे पूछने से पहले ही किसी ने पूछ लिया। चले, अच्छी बात हो गई। एंट्री थी पहली। हाँ अच्छा, अभी एक और बात देखी थी मैंने कि एक्स एक्स नहीं समझ आई, एक्स एक्स भी समझ लेते हैं। पहली एंट्री हमने पास की। अच्छा जी, अगला सवाल है कि 3 बुक्स लेना लाजमी है क्या, कि सिर्फ एक किताब ले लें? तीनों इकट्ठी मिलती हैं, अलग अलग नहीं मिलती हैं। ठीक है, सेट मिलता है पूरा, सेपरेट नहीं मिलती हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपको तीनों किताबें इकट्ठी ही मिलेंगी, इकट्ठा सेट मिलता है। एंट्री पहले हमने पास की थी लीज रेंटल डेबिट और लीज रिसीवेबल डेबिट। लेसर की बात हो रही है, लेसर की बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं हम लीज रिसीवेबल डेबिट, और ये फाइनेंस लीज पे उसने एसेट दिया, और बैंक क्रेडिट। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि लेसी जो है उसको गाड़ी चाहिए, उसको मशीनरी चाहिए, उसको बिल्डिंग चाहिए, वो लीज करवाने के लिए चला गया बैंक के पास, लीजिंग कंपनी के पास। क्या सुहेब साहब ने काफी देर के बाद उन्होंने कहा मेरा ख्याल है आईएफआरएस पार्ट ए बहुत है, और मेरा ख्याल है मैं काफी देर से अपना ख्याल इजहार कर रहा हूं अपने ख्याल का कि पार्ट ए ही काफी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ हो सकता है सुहेब साहब अभी तशरीफ
लाए हों क्लास में, तो उन्होंने कहा हो मैं भी अपनी ओपिनियन जो है वो ग्रुप में क्लास के सामने बयान कर दूं। चलें जी, आपकी ओपिनियन सार आंखों पे, मेरी जाती ओपिनियन भी यही थी। हाँ जी, तो लेसी जो है वो चला गया लेसर के पास एसेट लीज पे लेने के लिए। क्या वो एसेट लेसर के पास पहले से मौजूद है? बताइए। वो पहले से लेसर के पास पड़ा होता है? मतलब बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा ये लो, होंडा सिटी भी खड़ी है, करोला भी खड़ी है, जीएलआई भी खड़ी है, और ऑडी भी खड़ी है, और जो है वो क्या क्या खड़ा है, तो इसमें से जो गाड़ी चाहिए ले लो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बैंक के पास पहले से ना बिल्डिंग होती है, ना मशीनरी होती है, ना गाड़ी खड़ी होती है। वो कहता है अच्छा कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा घर लेना, ओके ये वाला है, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया आपका। वो एक चेक काटेगा। क्या करेगा? चेक काटेगा। किसके नाम का? टोयोटा के नाम का, होंडा के नाम का, सुजुकी के नाम का, और चेक दे देगा। आपको पकड़ा दे। वैसे तो उसको अपना राइडर भेजना चाहिए ना, उसका अपना बंदा जाए चेक दे के आए, वो आपको ही राइडर बना देता है।
कि लो पकड़ो, जाओ जाके वहां पे दे दो चेक, तो वो पेमेंट कर रहा होता है, आपको नहीं करता पेमेंट, पेमेंट सप्लायर को कर रहा होता है। तो चूंकि उसने पेमेंट की तो बैंक क्रेडिट कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर रहा है तो बैंक क्रेडिट कर दिया, और पैसे उसने आपसे लेने तो लीज रिसीवेबल डेबिट कर दिया। क्लियर हो गई जी बात। हाँ, अगर उसने पहले से एसेट खरीद रखा हो, पॉसिबिलिटी इज देयर, उसने पहले से एसेट खरीदा हुआ है, उसने एंट्री की हुई है एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री पहले हो चुकी है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो यहाँ पे एसेट क्रेडिट कर देगा, बैंक की बजाय एसेट लिख देगा, क्योंकि एसेट उसने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए जो है वो फिर हम सीधा बैंक लिख देते हैं, ये एंट्री पहले से नहीं हुई होती है। राइट हो गई बात। तो बस इतनी सी वजह थी इसकी। ले जनाब, सवाल नंबर 7 पे चलते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ये टर्म्स कुछ क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा जी, एक और सवाल है, यह क्या है कि सर वैसे जनरल बात है, लेकिन कंफ्यूजन है कि बैंक के पास अपने पैसे होते हैं कि वो दूसरे लोगों के पैसे जस्ट यूज करता है और कमाता है। अफनान साहब, बैंक ने मशीनें लगाई होती हैं, जितने पैसे चाहिए होते हैं मशीन चलाई, प्रिंट की और इस्तेमाल कर लिए। ठीक है। हाँ जी, तो देखी नहीं आपने कभी मशीन? वो मशीन किसी को दिखाते नहीं है ना, वो उन्होंने जो बड़े बड़े दरवाजे लगाए होते हैं ना, उन दरवाजों के अंदर छुपाई होती है मशीनें। अच्छा जी, हाँ जी बताएं, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है जी, फरमा दें जरा। अफनान साहब को बता देते हैं कि बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं। एक तो जो लोगों ने डिपॉजिट करवाया होता है वो पैसे होते हैं, उसके अलावा कहाँ से आते हैं? इन्वेस्टमेंट होती हैं, इनकम होती है। हाँ जी, कहाँ से आते हैं पैसे? स्टेट बैंक से लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। तो दो ही उसके जो है वो सोर्सेज हैं, एक जो है वो लोगों ने पैसा जमा कराया उसको यूज कर ले, और अगर उससे ज्यादा जरूरत पड़ जाए स्टेट बैंक से ले ले लोन, तो स्टेट बैंक से लेता है वो पैसे। और एक दूसरे से भी ले लेते हैं बैंक एक दूसरे से भी पैसे ले लेते हैं। जब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, बैंक कहता है अरेंजमेंट फी दो। अरेंजमेंट फी क्या होता है? वो कहता है मैंने लोन अरेंज करके देना कहीं से, उसके पैसे तुम दो, चार्जेस दो। वो स्टेट बैंक से पैसे पकड़ता है और उसको लोन दे देता है। तो ये दो जगह से पैसे आ रहे होते हैं। अब स्टेट बैंक के पास कहाँ से आते हैं? स्टेट बैंक जो है वो मशीनें लगा के नोट छापता है। तो आपका सवाल होगा कि अगर वो नोट छापता है तो नोट छापता जाए, जितने मर्जी मुल्क अमीर हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं होता कि मशीनें लगा लें नोट छापते जाएं तो अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नोट छापते जाएं तो मुल्क तबाह हो जाते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ें तो उसमें पता लग जाएगा। हाँ जी, बेसिस होती हैं, उसकी बेस पे नोट छापते हैं। हाँ जी, बैंक सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, टर्म सर्टिफिकेट, कुछ भी उसका नाम ले लें, तो वही डिपॉजिट हुए ना, लोगों ने पैसे दे दिए, इन्वेस्टमेंट कर दी बैंक के पास, बैंक ने लोगों से वो पैसे लिए, उनको वो 8% दे देगा, और आगे लोनिंग करेगा कितने पे? 15% पे, तो बीच में 7% कमा रहा होगा। अच्छा जी। कहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ी है लेकिन ये बातें समझ नहीं आई हैं। वो परेशान ना हो आप, ठीक है, परेशान ना हो। हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े लेवल पे, टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, पहले बैठे हुए थे, उससे पहले बैठे हुए थे, उनको भी नहीं समझ आता कुछ। तो इसलिए अगर आपको इकोनॉमिक्स से समझ नहीं आई तो कोई ऐसी परेशान की बात नहीं, ये तो बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए आप और मैं इतने बड़े लोग नहीं हैं। चलें जी, सवाल नंबर 7 हम डिस्कस करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका टेबल कल बनाया था हमने शायद।
क्वेश्चन नंबर 7, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की एंट्रीज पहले देख लें। हाँ जी, चेक करें एंट्रीज में अगर कोई इशू है। एंट्रीज कल करवाई थी, आपने पूरी करके आनी थी। ये पहली एंट्री हो गई, इसमें बैंक क्यों लिखा उसकी वजह बता दी, क्योंकि बैंक पेमेंट उस वक्त हम पेमेंट कर रहे होते हैं, चेक दे रहे होते हैं। उसके बाद 30/6/09 की एंट्री आ गई, और फिर आखिरी जो है वो 30/10 की भी एंट्री आ गई। उसके बाद ये टेबल था कैलकुलेशन का, इस टेबल को देख के ही हमने एंट्रीज पास की। बैलेंस शीट में क्या लिखना है? बैलेंस शीट में क्या लिखना है? बैलेंस शीट में रिसीवेबल आएंगे, लीज रिसीवेबल, नॉन करंट भी करंट भी, बिल्कुल उसी तरह जैसे लायबिलिटी में लिखते थे, लायबिलिटी नॉन करंट और करंट। तो आप ये देखें कि ये किस पीरियड का, ये किस पीरियड की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। हाँ जी, 30/08 की। तो 30/08 पे बैलेंस कितना है? वो है 1512941, ये बैलेंस है 30/08 पे। बैलेंस शीट जो है वो 30 जून की बन रही है, 30 जून 2008 की। इसमें से करंट पोर्शन कितना है जो अगले साल मिल जाना है? अगले साल क्या मिलना है? ये 663360, ये करंट पोर्शन आ गया, करंट एसेट में लिख दिया। तो 15,12,000 में से 663 माइनस करें, जो बाकी बच गया वो क्या होगा? हाँ जी, वो नॉन करंट हो जाएगा, चेक कर लें। तो 15,12,000 में से 663 माइनस कर दें, 15/12 में से 663 माइनस कर दें, तो यही बनेगा 849581। जी ठीक। लो जी, तो एक्सैक्ट ठीक हो गए। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की, बाकी के जो हैं। जी जनाब, लेसर कितने डिस्क्लोजर्स देता है? 3 अदद। लेसर जो है वो 3 डिस्क्लोजर बनाएगा। कौन से 3 डिस्क्लोजर? एक नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का, अब हम लेसर की बात कर रहे हैं तो ये लेसर के डिस्क्लोजर्स हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, पहला ये होगा। फिर दूसरा होगा मैच्योरिटी एनालिसिस का, और तीसरा होगा रिकंसिलेशन का। हाँ जी, क्वेश्चन 7 के डिस्क्लोजर पूरे करके फिर क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। जी, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में क्या बताना है? थ्योरेटिकल, नरेटिव, लीज टर्म बतानी है। जैसे हम लेक्सी के केस में बताते थे, लीज टर्म, रेंटल्स कब कब लेने हैं, एनुअल है, हाफ ईयरली है, वगैरह वगैरह। इम्प्लिसिट रेट क्या है,
और बार्गेन परचेज ऑप्शन क्या, ठीक है, ये 3-4 चीजें बस। उसके बाद मैच्योरिटी एनालिसिस है। मैच्योरिटी एनालिसिस में वहां पे भी लीज पेमेंट्स बताई थी, यहां भी लीज पेमेंट्स बतानी है, और लिखेंगे क्या, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, टेबल से देख के लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, उसी तरह से रेंटल्स लिखने हैं। लीज पेमेंट्स रिसीवेबल क्या है, रेंटल्स हैं। ईयर 1 में कितने पैसे आने हैं, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में, और फिर ऑनवर्ड्स बिल्कुल सेम उसी तरह से टोटल कर देंगे। और फिर रिकंसिलेशन आखिरी बनेगी एक, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लस्सी में ऐसी कोई चीज नहीं थी। रिकंसिलेशन में क्या लिखेंगे, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, कौन सी, यही जो ऊपर लिखी थी, ये फिगर आ जाएगी। और प्लस क्या करेंगे इसमें, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जमा कर देंगे। प्लस करके जो अमाउंट आएगी उसे कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। और फिर इसमें से हम माइनस करेंगे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। जब हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगी। ये एक रिकंसिलेशन साथ बनानी है हमने। लीज पेमेंट्स रिसीवेबल जो ऊपर लिखी थी वही, उनका टोटल आ जाएगा, और फिर अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो प्लस कर देंगे, और टोटल जो आएगा वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगा। फिर उसमें से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। हाँ जी, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ले जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, हाँ जी, उसमें लिखेंगे क्या, लीज टर्म इज 3 years, लीज टर्म बता दी। इंस्टॉलमेंट्स आर रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सही हो गया। या रेंटल्स आर रिसीवेबल ईयरली इन एरियर्स, एरियर्स का मतलब क्या है कि बाद में, एंड पे लेंगे। एरियर्स का मतलब स्टार्ट में ले रहे हो तो उसका मतलब होता है इन एडवांस ले रहे होंगे। तो रेंटल्स आर रिसीवेबल एनुअली इन एरियर्स, ये बात भी हो गई। इम्प्लिसिट रेट इज 12.9972%। और उसके अलावा आ गया कि लीज कंटेन्स बार्गेन परचेज ऑप्शन ऑफ ₹100,000। देख लें जी, तीनों चारों बातें पूरी हो गई। ये भी बता दिया टर्म क्या है, ये भी बता दिया कि एनुअल हैं, एरियर्स में ले रहे हैं पैसे, और फिर इम्प्लिसिट रेट भी बता दिया, और बार्गेन परचेज ऑप्शन भी बता दी। उसके बाद मेच्योरिटी एनालिसिस। अब
ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं 30/08, इसका मतलब है जो 30/09 तक पैसे मिलेंगे वो अगला साल है, 30/10 तक जो मिलेंगे वो उससे अगला साल है, और उसके बाद वैसे ये खत्म हो जाता है। तो ये देखें, ये जो 30/09 है ये अगला साल है, एक साल, ये अमाउंट आ गई, और फिर उसके बाद 960,000 ये दूसरा साल है, ये अमाउंट आ गई, टोटल कर दिया 18-20 आ गया। ले जी, रिकंसिलेशन पे चलते हैं। अब रिकंसिलेशन यहां से शुरू करनी है 18-20 से, 18-20 से रिकंसिलेशन शुरू करनी है। तो ये लिख दिया 1820,000, जो अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है वही सेम अमाउंट। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, हाँ जी, है इस सवाल में कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू? कोई भी नहीं है, 18-20 वैसे ही आ जाएगा। और फिर उसके बाद अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड क्या है? फ्यूचर का, ये वाला अर्न कर लिया हमने, ये निकल गया, ये दोनों जो कि अभी अर्न नहीं किए, तो इन दोनों को जमा कर दें, कितना? 196640 और 110419, इन दोनों को जमा कर दें, टोटल बताएं इनका क्या आता है, जो कि अभी अर्न नहीं हुआ, फ्यूचर का अनअर्न्ड। हाँ जी, क्या टोटल है इन दोनों फाइनेंस इनकम का? 307,059, यहां लिख देंगे 307,059 माइनस करें, क्या आता है? हाँ जी, ये माइनस करना है, माइनस कर दें, क्या आता है? 1512941। ठीक है जी, 1512941। ये देखें, ये अमाउंट आ गई वही वाली। ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज से टेबल शुरू करते हैं हम, तो ये इस वक्त आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1512941, तो ये 1512941 आ गया। रिकंसिलेशन ले जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया डिस्क्लोजर्स के साथ, नोड के साथ। कोई सवाल? हाँ जी, क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ नोट्स रिक्वायरमेंट में लिखा हो तो IAS 16 एंड लीज एंड लेसर तीनों के डिस्क्लोजर बना देंगे। वाह, अभी तक हमने जितने सवाल किए, क्या पार्टी का नाम बताया होता है कि नहीं? हाँ जी बताएं, पार्टी का नाम बताया होता है कि नहीं? पहली बात, हाँ जी मोहसिन साहब बताया होता है, तो जाहिर है जिसका नाम लेगा उसके डिस्क्लोजर करने। फिर उससे आगे लेसर में तो एसेट है ही नहीं फाइनेंस के केस में, तो सिर्फ हमने जो है वो ये 3 डिस्क्लोजर IFRS 16 वाले दिखा दिए। लेसी के केस में अगर वो रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स कह दे तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्केड्यूल भी बना देंगे, और अगर IFRS 16 के या लीज के तो फिर सिर्फ उसके लीज के डिस्क्लोजर करेंगे, वो पहले बता दिया था, राइट। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, और क्वेश्चन 11 का सलूशन ही निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। हाँ जी, एंटीज देखें,
बताएं तो। ये पहली एंट्री हो गई 28690, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया होगा आपने, वो ये अमाउंट आ रही होगी। उसके बाद ये डाउन पेमेंट आ गई, फिर ये रेंटल आ गया, रेंटल साल के एंड पे मिल रहा है। उसके बाद डिस्क्लोजर आ गए, एक्सेक्स नहीं मांगे हुए, सिर्फ डिस्क्लोजर मांगे हुए। हाँ जी, देख लें, लीज टर्म 4 ईयर्स है, इंस्टॉलमेंट्स आर रिसीवेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, इम्प्लिसिट डेट इतना है, बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कहा हुआ। ये ऑपरेटिंग लीज है। सवाल पे चलते हैं जनाब और जाके सवाल देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग लीज है या कि फाइनेंस लीज है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये पता लगे कि ये ऑपरेटिंग लीज है, ये फाइनेंस लीज है, उसके अकॉर्डिंगली सवाल हम हल करेंगे। अच्छा जी, अब्दुल्ला साहब कहते हैं बार्गेन परचेज ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसलिए ऑपरेटिंग लीज है। 5 पॉइंट से 5 उनमें से कोई एक भी यस में हो जाए, कोई एक भी, तो यहाँ पे कहा हुआ है कि यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी है, वो है 5 साल, ठीक है, और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 4 साल आपकी लीज टर्म है, तो हो गई फाइनेंस लीज के नहीं, 4/5 80%, उससे ही पता लग गया। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है 28.69, तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल लें और चेक कर लें, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट फेयर वैल्यू ही है ना, सही हुई बात। तो ये फाइनेंस लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज नहीं है। चलें, ये कंफ्यूजन दूर हो गई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में बताएं, ये डिस्क्लोजर्स अब आप देखें। अली शौकत साहब ने पूछा, फाइनेंस लीज के केस में डिस्क्लोजर में सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एडिशन होगी, किसकी किताबों की बात कर रहे हैं जनाब अली शौकत साहब? हाँ जी, अब उन्होंने साथ ही सॉरी करके ऑपरेटिंग लीज कह दिया। ऑपरेटिंग लीज पढ़ाना है भी आपको, जब पढ़ाऊंगा तो फिर बात कर लेंगे उस पर, अभी ऑपरेटिंग लीज नहीं पढ़ाया आपको, अभी तो हम फाइनेंस लीज की एंट्रीज कर रहे हैं, अभी ऑपरेटिंग लीज की कोई बात हमने नहीं की। हाँ जी, टेबल देखें। इस वक्त हम जो है वो किस डेट पे बैठे हैं, ईयर एंड बताएं मुझे क्या है जिसके हमने डिस्क्लोजर बनाने, ईयर एंड बता दें जरा, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं ताकि ईयर एंड के हिसाब से सारी बातें हो सकें। हाँ जी, ईयर एंड क्या है? हाँ जी, ईयर एंड 30 जून 11, ये तो 2013 से लीज शुरू हो रही है, सवाल यही वाला है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, ठीक है, 1 जुलाई 13 की एंट्रीज हो रही हैं, तो 30 जून 11 किधर से आ गया हजरत जी? 30/6/14 ईयर एंड है, 30/6/14, इसके रेफरेंस से बात करनी है हमने। तो जो अगले साल में 30/15 तक रेंटल मिलेगा वो ये, वो ईयर 1 है, ये आ गया। फिर 30/16 में जो रेंटल मिलेगा वो 7.8 ये आ गया, और आखिरी जो है रेंटल वो यहां पे आप लिखें 12,800, 12,800, और इसको नील करें, ठीक है। तो ये आखिरी जो है 12,800 वो ये आ गया तीसरे साल में, 30 जून 17 में, तो जाहिर है ये 2015 है, ये ईयर 1 जो है ये 2015 है अगला साल, फिर 2016 है, फिर 2017 है।
हाँ जी, राइट बात, चेक कर लीजिएगा। मैच्योरिटी एनालिसिस, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, फिर रिकंसिलेशन बनानी है हमने। तो रिकंसिलेशन में यही अमाउंट जो कि हम ऊपर लिख रहे होते हैं वही अमाउंट सबसे पहले आ जाती है। फिर उसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इस सवाल में फिर कोई नहीं है, ऐड किया, और उसके बाद ये जो अगले सालों का फाइनेंस चार्ज है, फाइनेंस इनकम है, ये अनअर्न्ड है, ये उठाएं माइनस करें तो 21,487 आपके पास आ गया, वो इस टेबल के साथ ये टैली भी हो रहा है। रिकंसिलेशन बन गई। हाँ जी, तसल्ली से बना लें, देख लें, कोई अगर इसमें कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट है तो बता दीजिए। अनअर्न्ड का पॉइंट समझा दें। अनअर्न्ड क्या होता है ये मुझे बताएं, जो अभी हमारी अर्निंग नहीं बनी, जो हमारी इनकम नहीं है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर बात। तो हम इस वक्त 30 से 14 पे बैठे हैं, 30 से 14, 30 से 14 तक की इनकम हमने कमा ली हुई है, अर्निंग बन चुकी है हमारी ये। तो उसके बाद अभी फ्यूचर में कौन सा हमने कमाना है जो कि फिलहाल हमारी अर्निंग में, ये जो फ्यूचर में अर्निंग बनेगी, अनअर्न्ड यही है ना कि अभी अर्निंग नहीं है ये, तो वो सारा जमा किया। वो जमा करके क्या आया, वो आया 6941, ठीक है, 6941। तो वो जो अभी फ्यूचर में हमने कमाना है, ठीक है, ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बेसिकली क्या है, जो फ्यूचर में हम अर्न करेंगे, विच विल बी अर्नड इन फ्यूचर, ये वो अमाउंट है। राइट जी, चले। रिकंसिलेशन, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का थोड़ा सा बता दें। थोड़ा सा क्यों जनाब, मैंने कल ज्यादा सारा बताया था, वो एग्जांपल्स आपने की हैं। क्या लिखा है, पी कॉन्सेप्ट होते हैं दोनों के। पी कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो पी पी करा देते हैं बंदे की। हाँ जी, क्या फरमाना चाह रहे हैं मोहित साहब। पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट, टाइपिंग एरर, हाँ तो बता दें क्या कहना चाहते थे। वो तो पता लग गया ना, आपकी पी बोल गई है, लेकिन अब आप बता दें कहना क्या चाहते थे। जी फरमाइएगा। पुराना कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, आप बताएं। अच्छा, ये रिकंसिलेशन मुझे बता दें, ये सब लोगों को ओके है, तो मैं वापस उस एग्जांपल पे चलता हूँ।
तो कंफ्यूजन बताएं ना मुझे साहब, क्या है? कह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों के, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आप बयान करें। ठीक है, हाँ जी, वो कंफ्यूजन आप बयान करें तो फिर उस पर बात कर लेते हैं। तो हमने कल एग्जांपल्स की थी, उन एग्जांपल्स में जाकर दोबारा बात कर लेते हैं कि एक रेजुअल वैल्यू होती है, उसमें से कुछ अमाउंट गारंटी हो गई, कुछ नहीं हुई, तो जो नहीं गारंटी हुई उसे अनगारंटीड रेजुअल वैल्यू आखेंगे। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। हाँ जी, ये एग्जांपल नंबर 5 में तो वो था ही नहीं। एग्जांपल नंबर 6 में अनगारंटीड रेजुअल वैल्यू निकाली। हाँ जी, भाई का माइक ऑन कर दें। वो ये है कि जब एस्टिमेटेड रेजुअल वैल्यू दी होती और गारंटीड रेजुअल वैल्यू दी होती तो अनगारंटीड रेजुअल वैल्यू कैसे फाइंड करते? वाह 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 वाह, ये ले जनाब उसका फॉर्मूला लिखें। रेजुअल वैल्यू गिवन है, माइनस कर देंगे गारंटीड रेजुअल वैल्यू, तो बाकी क्या रह जाएगा? अनगारंटीड रेजुअल वैल्यू। मसलन रेजुअल वैल्यू है कितनी? 60,000, गारंटी कितना हो गया? 50,000, तो अनगारंटीड क्या रह गया? 10,000। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 2 लाख रुपया रेजुअल वैल्यू है, गारंटी क्या हुआ? 2 लाख हो गया, अनगारंटीड क्या है? नील। रेजुअल वैल्यू क्या है? 80,000, गारंटी क्या हुआ? 90,000। अब अनगारंटीड रेजुअल वैल्यू क्या आएगी बताएं सब लोग? -10,000। हाँ जी बताएं, अब क्या आएगी? अब भी नील ही आएगी, अनगारंटेड कुछ भी नहीं रहा। 80,000 रेजुअल वैल्यू थी और लेसी जो है उसने तो 80 से भी बाद उसने 90,000 जो है वो आपको गारंटी कर दिया, तो अनगारंटेड कुछ भी नहीं। बताएं जी, 3 सिनेरियोज बना दिए, चौथा कोई बनता है तो बता दें। राइट हो गया जी, ये था एक सिनेरियो, ये दूसरा सिनेरियो, ये तीसरा सिनेरियो। चलें जी। राइट जनाब, लें जी क्वेश्चन देखते हैं एक अदद और, इसी की थोड़ी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने करके आना है, ये नोट कर लीजिएगा, छोटा सा सवाल है, ये आपने कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? प्रिपेयर नोट फॉर इंक्लूजन इन GLL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। GLL क्या है? हाँ जी, गावा लीजिंग, गावा जावा जो भी है, लीजिंग लिमिटेड हैड लीज अ मशीनरी। हाँ जी, जावा लिमिटेड हैड लीज अ मशीनरी GL टू हनी बेरी लिमिटेड, हाय अल्लाह, हनीवी, ऑन 1 जुलाई 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो GLL क्या है बता दें। देखिए काउंटिंग के सवाल कितने मजे के होते हैं। जावा, हनी, ऊपर सवाल नंबर 12 शालीमार, क्या बात है जी। लेसर है तो लेसर की किताबों में काम करना है, शाबाश। नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड इज 3.5 years. Each semi-annual lease installments of 48 million is receivable in arrears. ये बता दिया सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 48 मिलियन। The lease contains an option to extend the lease term by 1.5 years. 1.5 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। Each semi-annual lease payments in the extended period will be 15 million receivable in arrears. और फिर उस पीरियड में सेमी एनुअल पेमेंट्स ही होगी लेकिन वो 15 मिलियन होगी, अमाउंट चेंज हो गई। It is reasonably certain that HL will exercise this option. लेसी जो है वो उसको एक्सरसाइज करेगा। तो आप मुझे बता दें कि लीज टर्म कितनी होगी। हाँ जी, लीज टर्म क्या होगी?
3.5 साल होगी या 5 साल होगी? तो 3.5 प्लस 1.5 ये हम पहले कर चुके हुए 5 साल। 5 years है लीज टर्म। राइट बात हो गई। चल उससे आगे चलते हैं। रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम, 10% रेट है। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 6 years, 6 साल लाइफ है, 5 साल लीज टर्म है, तो जाहिर है ये फाइनेंस लीज हो गई। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इतना अरसा हो गया नहीं दे रहा था, अब दे ही दिया उसने कहा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एस्टिमेटेड एट 20 मिलियन। 20 मिलियन की अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आ गई। GL incurred a direct cost of 10 million and general overheads of 0.5 million to complete the transaction। उसने ये खर्चे किए। नोट बनाना है। सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकाल दें। ये जो खर्चे हैं इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन खर्चों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो लीज के डिस्क्लोजर्स करने, खर्चे कर दिए, बस ठीक है, हो गए जी। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 13, लीज पेमेंट, बल्कि GIL। GIL क्या होगा? डाउन पेमेंट होगी प्लस रेंटल्स होंगे प्लस गारंटी रेजिडुअल वैल्यू होगी या बार्गेन परचेज ऑप्शन होगी और प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये लीज पेमेंट है और ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू अलग है। दो चीजें होती है ना, लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। कैलकुलेट कर लेते हैं। डाउन पेमेंट है सवाल में? कोई नहीं है। रेंटल्स हैं? हाँ जी, रेंटल्स हैं। 48 मिलियन इंटू कितने जनाब? कितने रेंटल हो गए? हाँ जी, 48 मिलियन के कितने रेंटल हो गए? 3.5 ईयर्स तक ये रेंटल देने हैं, तो कितने रेंटल बन गए? 3.5 साल में हाफ ईयरली रेंटल है 7 रेंटल्स। उसके बाद फिर मजीद रेंटल्स हैं 15 मिलियन के इंटू कितने? 1.5 साल मजीद एक्सटेंड करवा लेंगे और 15 मिलियन का रेंटल होगा, वो भी एरियर्स में चलना है, वो भी एरियर्स में चलना है। 10 रेंटल ये हो गए, ये रेंटल्स हैं सारे, प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का कोई जिक्र नहीं और प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र है। जिक्र है इस सवाल में। यस, हाउ मच इट इज? इट इज 20 मिलियन। लो जी, मिलियंस में फिगर्स लिखनी, कैलकुलेशन कर दें। 401 मिलियन 401 नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकालना है। डाउन पेमेंट वो ऐसे ही आ जाएगी। फिर जो रेंटल्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो है वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। सबकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी, तो डाउन पेमेंट तो है ही नहीं, 0। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। रेंटल्स कितने? 48 इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट कितना? 10%, 0.10 और ये 7 रेंटल्स हैं डिवाइडेड बाय 0.10, कैलकुलेट कर दें। उसके बाद फिर 15 मिलियन, वो भी रेंटल्स हैं 3 अदद, 1 माइनस 1 प्लस 0.10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.10, इसको भी कैलकुलेट कर दें क्या आता है। और फिर उसके बाद गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है
वो कितनी है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, वो है 20 मिलियन। ये मैंने सही लिखा सारा, बता दें। हाँ जी, ये सारा मैंने सही लिखा ना, कोई गलती तो नहीं कर दी ना? एक बहुत बड़ी गलती करता जा रहा हूं मैं, तो मैंने कहा शायद लोग जाग रहे हों, लेकिन 12 बज जाते हैं तो लोग सोए ही होते हैं। हाँ जी, रेट को क्या हो गया? रेंटल्स में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है जी? रेंटल्स में 48 और 15 मिलियन का रेंटल है, रेट को हाफ करना था। ठीक है, मैंने कहा लिखता जाऊं फिर सारा ही गलत हो जाना था, इसलिए मैंने कहा बता ही दूं फिर। ओह, तो ये ओह नहीं होना चाहिए। पेपर में ध्यान से काम करना। 0.05 बंदे को सारा कुछ आता हो और बंदा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर लगा ले और सारा काम खराब हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये 0.05 लेना था क्योंकि हाफ ईयरली है, सेमी एनुअल है। 20 को भी इसी तरह से डिस्काउंट कर देंगे, 1 प्लस 0.05 और पावर क्या ले लेंगे इसकी? 10 10 आ जाएगी ना पावर 10। लो जनाब, सॉल्व कर दें। 277.74 ये मैंने लिख दिया, और फिर उसके बाद है 40849। हाँ जी, 40849 मैंने यहां पे लिख दिया, और फिर उसके बाद है 1227 40.849। ठीक है, 40.849, और फिर है 12.279, उसको 28 कर दें, 2 डेसिमल ले लेना। चले, बताएं, इन तीनों को जमा कर देंगे, टोटल कर देंगे, वो आ गया 330874। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा सोचें। ये भी ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि ये आज की वैल्यू निकली या किसी और साल की वैल्यू निकली। थोड़ा सा गौर फरमाएं कि ये आज की वैल्यू है, ये कब की वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू तो हमने निकालनी ना, आज की, टुडे। ये फ्यूचर वैल्यू है, कब की? डेट बताएं इसकी, ये कब की फ्यूचर वैल्यू है? इसको 5 साल पे डिस्काउंट कर दें। हाँ जी, ये 3.5 साल की वैल्यू है। वेरी गुड, ये वैल्यू निकली कब की? ये निकली 3.5 साल के बाद की, आफ्टर 3.5 ईयर्स। हमने इसको सिर्फ 1.5 साल पे डिस्काउंट किया, तो ये 3.5 साल के बाद की अमाउंट निकली है। इसको फर्दर डिस्काउंट करें 1/1 प्लस 0.05 पावर 7 लगा के। ठीक है, तो ये मजीद 3.5 साल पीछे लेके आना है हमने, क्योंकि ये 3 रेंटल थे जो शुरू हो रहे हैं 3.5 साल के बाद, तो हमने इसको एन्युटी का फॉर्मूला लगा दिया, तो वो जो 3.5 साल से आगे 1.5 साल था वो डिस्काउंट हो गया, तो 3.5 साल तो किया ही नहीं हमने। तो अब इस एक अमाउंट को कैलकुलेट करके इसको फिर फर्दर, क्योंकि अब ये एक अमाउंट है तो इसको सिंगल फैक्टर लगा देंगे, ये वाला, ये फैक्टर लगा के वैल्यू निकाल लें, तो अब प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ये पहले आपने कहीं किया हुआ ऐसे, शायद किसी को याद आया हो। तो ये आ गया 29.03। चैलेंज QM में कहते हैं किया है। इसको जरा टोटल कर दें, टोटल कर दें, कितना बनता है तीनों अमाउंट्स का? हाँ जी, 319.056। तो ये 319.06 कर दें इसको। ऊपर तो 2 डेसिमल हमने लिखे हुए, तो आपने 3 डेसिमल कैसे डाल दिए? 4 3 7 8 7 15, 5 ही आता है। 319.05 ले जनाब, पॉइंट क्लियर? हाँ जी, ये जो हमने दरमियान में एक और डिस्काउंट फैक्टर लगाया सिंगल अमाउंट का, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
हाँ जी जनाब, तो डिस्काउंट हमने किया, 2 तो बिल्कुल सही हो गए, लेकिन एक जो था वो पेमेंट चूंकि स्टार्ट हो रही थी 3.5 साल के बाद, तो उसको हमने जब डिस्काउंट किया तो वो 3.5 साल बाद की अमाउंट आ गई, वो 3.5 साल बाद की अमाउंट आ गई। तो फिर हमने उसको, ये जो अमाउंट कैलकुलेट की थी ये 3.5 साल बाद की अमाउंट थी, तो उसको फिर फर्दर हमने 3.5 साल पीछे लाने के लिए ये फैक्टर लगाया, तो हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, वैल्यू टुडे। ठीक है, अगर इसका एक और भी तरीका है समझने के लिए, करेंगे ऐसे ही टाइम बचाएंगे, लेकिन समझने के लिए एक और तरीका है। 48 मिलियन इंटू 1/1 प्लस 0.05 पावर 1, फिर 48 मिलियन 1/1 प्लस 0.05, अलग-अलग हर एक को कर लें, पावर 2, फिर 48 1/1 प्लस 0.05 पावर 3, ठीक है, फिर 48, इससे ये ज़रा तसल्ली हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी, 0.05 पावर 4, फिर 48 1/1 प्लस 0.05 पावर 5, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस करें और ये कैलकुलेशन करके इनको फिर जमा करके देखेंगे क्या आता है। फिर 48 1/1 प्लस 0.05 पावर 6, फिर 48 1/1 प्लस 0.05 पावर 7, उसके बाद 15 मिलियन शुरू हो गया, 15 मिलियन इंटू 1/1 प्लस 0.05 पावर 8, फिर 15 मिलियन इंटू 1/1 प्लस 0.05 पावर 9, और फिर उसके बाद 15 जमा 20 35 पूरा, 1/1 प्लस 0.05 पावर 10। क्यों जनाब, ये तो समझ आता है ना? अगर ये समझ आता है, इन सबको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके इसका टोटल करें, 319.05 आता है। तो फिर आमन्ना व सदकना के ऊपर जो फॉर्मूला हमने लगाया वो ठीक लगाया, क्योंकि असल में एन्युटी क्या होती है, एन्युटी ये होती है कि एक से ज्यादा पेमेंट्स हैं, सेम है, तो उनको कंबाइन करके कर लें, अदरवाइज आप अलग अलग कर लें, आंसर तो सेम आएगा। इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, इतनी डिटेल काफी है। तो आप इसको जरा कैलकुलेट करके देख लें, कोई साहब जल्दी से, कोई एक साहब ये 10 कैलकुलेशन फटाफट खड़का दें, और उसके बाद इनको, आखिरी में था 15 और 20, तो उसको इकट्ठा करके मैंने जो है 35 लिख दिया। सही, लो जनाब, ये आप बनाएं, तो फिर आगे टेबल बनाएंगे, टेबल बना के जो है आगे फिर उसके डिस्क्लोजर करने। हाँ जी, आंसर आ गया ठीक, सेम। हाँ जी, यकीनन आपका जवाब ये आ गया होगा। बस टोटल बता दें। ठीक है अब्दुल्ला मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, टोटल करके बता दें कि आंसर यही आता है 319.05, ये आंसर आता है, तो बस ठीक हो गया। हाँ जी, अब्दुल्ला साहब ने सारी फिगर्स लिखनी कि किस किस साल की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश। टोटलाइजेशन, जल्दी से कराइजेशन। हाय, टोटल नहीं कोई बता रहा।
हाँ जी, सब लोग ब्रेक पे तो नहीं चले गए कि चलो 306.7 हो, खैर है वो फर्क है। तो ऊपर आपने कितना बताया था 319, तो फिर यहाँ वो गलत है या ये गलत है। अगर ऊपर 319.05 आता है तो इधर भी यही टोटल आना चाहिए, फर्क नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। अरसलान सरवर साहब ने टोटल कर दिया, उन्होंने कहा 319.05 सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया जी, जजाकल्ला। ये सेम आएगा, ठीक है, सेम आना चाहिए, क्योंकि चाहे इंडिविजुअली कैलकुलेशन करें चाहे कंबाइन करके करें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे एनुटी के फॉर्मूला लगाएं या हर साल का फैक्टर सेपरेट लगाएं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें जी, सेम है, खत्म हो गई बात। अब आगे जो है इसका टेबल बनाएंगे। टेबल ये टेबल बना हुआ है, किधर गया भाई, नहीं टेबल पे चलते हैं। आ 319.05 बिल्कुल सही हो गया जी। लेकिन अगर आप यहाँ से ये देखें तो इधर से कोई इतना क्लियर नहीं किया हुआ कि कैसे आया, ठीक है, इधर से कोई क्लियर नहीं किया हुआ सही तरह से कि कैसे आया। बहरहाल आपको कैलकुलेशन इसी तरह जो है वो ज़रा अच्छी तरह करवा दी। लेकिन आप टेबल शुरू हो जाएगा, 31 दिसंबर 17 को पहली पेमेंट हो रही है, फिर 30/6/18 को, फिर 31 दिसंबर 18 को। ये टेबल आपने बनाना है और इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, अब कितने साल चलेंगे ये आप देखें तो 1, 2, 3 और 4 साल तक चल रहा है ये, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। हमारा ये एंड है 30 जून 2018, हमारा ये एंड क्या है 30 जून 2018। तो 30 जून 2018 के हिसाब से हमने चलना है। ये 30 जून 18, ये रेंटल दोनों पे हो चुके हैं, ये दोनों रेंटल पे हो चुके हैं। इससे आगे चलना है हमने, 30 जून 18 के रेफरेंस से चलें तो अगला साल, अगले साल में ये दो रेंटल बनते हैं 30 से 19 तक, तो ये दोनों को जमा किया, ये 96 आ गया। इन दोनों को जमा किया, अब दो रेंटल है ना तो दोनों दो दो जमा करके आएंगे, तो ये देखें ये 96 आ रहा है। यानी कि जो ये ईयर 1 है ये है 30/6/19, और फिर ईयर 2 जो है वो 30/6/20 है, फिर ईयर 3 जो है वो 30/6/21 है, और फिर ईयर 4 जो है वो 30/6/22 तक। इस टेबल को आगे एक्सटेंड करेंगे, जो टेबल पूरा नहीं बना हुआ, हाँ जी, 31/12/19, फिर 30/6/20, फिर 31/12/20, फिर 30/6/21। हमारा ये एंड है 30 जून 2018, हमारा ये एंड क्या है 30 जून 2018। तो 30 जून 2018 के हिसाब से हमने चलना है। ये 30 जून 18, ये रेंटल दोनों पे हो चुके हैं, ये दोनों रेंटल पे हो चुके हैं। इससे आगे चलना है हमने, 30 जून 18 के रेफरेंस से चलें तो अगला साल, अगले साल में ये दो रेंटल बनते हैं 30 से 19 तक, तो ये दोनों को जमा किया, ये 96 आ गया। इन दोनों को जमा किया, अब दो रेंटल है ना तो दोनों दो दो जमा करके आएंगे, तो ये देखें ये 96 आ रहा है। यानी कि जो ये ईयर 1 है ये है 30/6/19, और फिर ईयर 2 जो है वो 30/6/20 है,
फिर ये 3 जो है वो 30, 6, 21 है, और फिर ये 4 जो है वो 30, 6, 22 तक। इस टेबल को आगे एक्सटेंड करेंगे, जो टेबल पूरा नहीं बना हुआ। हाँ जी, 31, 12, 19, फिर 30, 6, 20, फिर 31, 12, 20, फिर 30, 6, 21। ठीक है, उसके बाद जो है वो 31, 12, 21 और फिर 30, 6, 22 पे जाकर ये खत्म हो जाएगा। 48, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हो गए। उसके बाद 15, फिर 15 और आखिरी 35। क्यों जनाब, ऐसे ही होगा ना? सही होगी बात। तो अगर इसको आप देखें तो ये भी 96 है 30 से 20 का, और इसको टोटल करें तो ये 63 है। ठीक है, 48 और 15। और अगर आप इसका आखिरी का टोटल करें, अब आखिरी का टोटल करना है लीज पेमेंट का, तो इसमें से 15 लेना है, 20 तो अनगारंटेड है ना, तो ये बन गया 30। ये बन गया कितना? 30 बन गया। चेक कर लें, आखिर में हमने 35 लिखा लेकिन उसमें अनगारंटेड अमाउंट शामिल है। जब लीज पेमेंट रिसीवेबल लिखते हैं तो उसमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू नहीं आती है। तो आपने ये दोनों फिगर्स लेनी है, 15 और 15, 30, 20 नहीं आना इसमें। राइट हो गया। चलो जी, तो वापस चलते हैं पिछले पेज पे और उसमें देख लें क्या यही अमाउंट्स लिखी हुई हैं। चेक कर लें, यही आ रही है। 96 आ गया, 63 आ गया, 30 आ गया, तो ये 285 जो है वो पूरा हो गया। रिकंसिलेशन आप खुद बनाएंगे, कल हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। सवाल आप पूरा करके आइएगा, इसकी रिकंसिलेशन को देख लेंगे, अगर कोई इशू हुआ तो फिर उससे आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला।